हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल फिजिक्स। मैं नदीम, आपका मेंटर और टीचर क्लास 9 10th के सीबीएसई आईसीएसई के लेक्चर्स में यहां पर हम आपके लिए लेकर आता हूं। आज क्लास 10 सीबीएसई के इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स को यहां पर मैं पढ़ाने वाला हूं आपके लिए। सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप आईसीएसई क्लास 9 10th में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप जाकर टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बातें कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा आपको फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्पेशली फिजिक्स के अंदर। मैंने क्लास 9th के आईसीएसई और सीबीएसई के कुछ चैप्टर्स करवा रखे हैं और मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कवर अप करूंगा। बहुत अच्छे से सीखेंगे चीजों को, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते थे। चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए और जो टॉपिक होगा एक एक टॉपिक को समझेंगे और जहां भी प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कंसेप्ट ऑफ चार्ज। देखो, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीजें पढ़नी है वो चार्ज के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि चार्ज क्या है। लेकिन चार्ज से पहले यह समझ लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो समझो। चार्ज दो तरह से हो सकता है, या तो वो रेस्ट पे होगा किसी भी जगह पे, या मोशन में होगा। चार्ज क्या है हम आगे बात करेंगे, ठीक है, उसके आगे हम बात करने वाले हैं। अभी हम समझ लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है ये है क्या, और चार्ज रेस्ट पे हो तो क्या होगा, चार्ज मोशन में हो तो क्या होगा। देखो, अच्छा समझ लेने की अच्छे समझना है इस चीजों को। देखो, चार्ज अगर रेस्ट पर है, ठीक है, चार्ज अगर रुका हुआ है, अगर चार्ज मोशन में है तो ये अलग अलग एक्टिविटी कर रहा होगा। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो चीजें आप पढ़ते हो अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में। क्या पढ़ते हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हो। अगर चार्ज मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, जिसमें मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर चार्ज मोशन में है तो हम इसे सिंपल सी बातें कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या पढ़ेंगे हम बच्चा? करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट होगा यहां पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो समझ में आ गया जी सर, समझ में आ गया कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट, ठीक है, समथिंग विच इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मींस चार्ज। ये बातें क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे उन चार्जेस के बारे में, द चार्जेस विच आर इन मोशन, मूव कर रहे होंगे, रुके नहीं होंगे। अगर आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे क्लास 7th 8th के अंदर में, कि जब आप रब करते हो, फ्रिक्शन करते हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वहां पर चार्ज क्रिएट होता है और चार्ज एक्वायर होने के बाद वो रिपल्शन अट्रैक्शन करते हैं। तो वो जो चार्ज होता है एक जगह पे होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज मूव कर रहा है किसी एनर्जी की वजह से, किसी डिफरेंस के उसमें, बेसिकली कुछ बैटरी वगैरह पावर सप्लाई की वजह से, तो वहां पर हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, चलिए। लेकिन ये चार्ज होता क्या है, ये चार्ज है क्या? देखो, चार्ज को समझने के लिए जब भी हम चार्ज वर्ड का यूज करेंगे तो आप यूज समझना कि हम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में इस चीज को समझते हैं। देखिए, अगर आपको पता हो कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स किससे बने हुए हैं? एटम्स से बने हुए हैं। समझ लीजिए, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सबके सब एटम्स से बने हुए हैं। और एटम्स में अगर आपने देखा हो तो एटम्स के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम्स के सेंटर में होता है बच्चा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। लेकिन एक और पार्टिकल्स होता है विच कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वी कॉल इट इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बातें? तो एक एटम्स के अंदर में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? देख लेना एक सेकंड। इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं बच्चा? देखो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा ये चीजें। इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज होता है उस पर, वो हम मानते हैं निगेटिव।
क्या होता है बच्चा? नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव है, बदमाश है, वो समझ लो कि वो बदमाश है। प्रोटॉन्स थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया ना, ये न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं, वो मूव नहीं कर पाएंगे। मूव कौन करेगा? हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, चार्ज पार्टिकल हैं, इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो चार्ज होते हैं, इन्हीं हम एज्यूम करते हैं कि वो चार्ज हैं। चार्ज इनकी वजह से ही प्रोड्यूस होता है, इनकी वजह से ही पैदा होता है। तो अब सवाल आता है सर कि ये चार्ज है क्या? अब ये चार्ज है क्या, है ना? ये चार्ज होता किस वजह से, ये भी समझ में आ गया कि चार्ज है क्या। देखो समझते हैं इसको अच्छे से। जब भी पहले एक और मैं चीजें मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से चार्ज कैसे एक्वायर होता है, वो भी अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरी चीजें, है ना? आप बोलोगे कि सर चार्ज होता कैसे है, चार्ज एक ऑब्जेक्ट होता कैसे है, वो भी समझ लेते हैं। सपोज करो जितने भी आपके आसपास चीजें हैं ना, ये है, जितने भी आप देख रहे हो ना आसपास चीजें, पेन वगैरह, आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही होंगी, सबके अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे ही होंगे। मतलब चार्ज सबके अंदर है, बट चार्ज आप महसूस नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो चार्ज है यानी। क्यों नहीं कर पाते हो? बिकॉज जितने प्लस वाले हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही प्रोटॉन्स भी हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर हैं, यानी कि न्यूट्रल होता है नॉर्मली हमारा एटम, नॉर्मल केसेस में न्यूट्रल होता है। तो सपोज करो कि इन हमारे पास अभी एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है जिसके पास प्रोटॉन प्रोटॉन दो हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दो हैं। दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, समझने के लिए बता रहा हूं। अभी ये न्यूट्रल है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है, आप इसमें ना एनर्जी देते हो, आप उसमें एनर्जी सप्लाई करते हो। एनर्जी सप्लाई की वजह से क्या होगा, समझना। अब एनर्जी सप्लाई की वजह से क्या होगा कि अच्छा, अभी हमारे पास एक और भी पार्टिकल है, इसके पास भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, समझना। दो सब्सटेंस हैं, दोनों न्यूट्रल हैं। अगर मैंने इसे एनर्जी सप्लाई किया, अब एनर्जी सप्लाई करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन थे ना, जो भी इलेक्ट्रॉन थे, एटम्स एक थोड़ी होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे इसमें, बहुत सारे एटम्स होंगे। उन एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, है ना? लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, बाहर वाले ऑर्बिट में, इसे ऑर्बिट कहते हैं, घूमते रहते हैं। वो इतने ज्यादा फोर्स के साथ बाउंडेड नहीं होते, है ना? उसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से खुल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये बाहर आए हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास भी, ये समझ लीजिए। जो एटम से बाहर आ चुके हैं, हमने एनर्जी दिया एटम से, वो बाहर आ गए, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करेंगे। अच्छा, आप बोलोगे सर प्रोटॉन्स क्यों नहीं मूव कर सकते? प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, वो बाउंडेड है, वो मूव नहीं करेंगे। जो ट्रांसफर होगा, मूव करेगा, सबका सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स करने वाला है। इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड होते हैं बाहर ऑर्बिट वाले, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों अभी हम मान रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एनर्जी मिल गई उसे। तो अब क्या होगा समझना। अब क्या होगा बच्चा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने एनर्जी दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके अंदर चला गया। चलो हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा चुका है। एक सेकंड, चलिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। हाँ सर, बाहर निकल गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा। हाँ सर, बढ़ जाएगा। देख लो, समझ में आया? हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पर रख दिया। अभी मैं चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस अच्छे से समझते जाओ, देखते जाओ। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ गया, तो इसमें ज्यादा क्या हो गया? अच्छा सर, प्लस वाला ज्यादा हो गया, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव बन गया, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बदमाश ज्यादा हो गया, सबको बदमाश कर दिया, ये पूरा का पूरा नेगेटिव बन गया। एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनता है, मैंने वो समझाया है। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, आपको समझना जरूरी है कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसमें से इसमें और इसमें से जा सकता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो पॉजिटिवली, जिसके अंदर जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये समझ गए आप? चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है। और चार्ज होता किस वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं उनकी वजह से। और इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे कि चार्ज अब है क्या, डिफाइन करना है। समझने के लिए तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, वही हमारे चार्ज्ड पार्टिकल हैं। लेकिन 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 ये होते क्या है? देखो चार्ज क्या है, अगर चार्ज का डेफिनेशन दोगे तो चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है सारे मैटर की। क्या मतलब इसका? सारे मैटर के अंदर आपको मिल जाएगा ये चार्ज। तो आप चार्ज का डेफिनेशन लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे? चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना आप, अगर नहीं लिखा है आपने तो। कैरेक्टरिस्टिक्स
प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। अच्छा, ये मैटर की प्रॉपर्टी तो है, अब इससे होगा क्या? या तो वो एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपल्शन करेगा या अट्रैक्शन करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो भी समझेंगे। मैटर, ओके, which exert force or experience force, which exert or experience force कब? when kept in electric or magnetic field, when kept in electric or magnetic field, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। चलिए देखिए, एक चार्ज है हमारे पास जो कि पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। समझना, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। फील्ड क्या होता है, उसके आसपास का, यहाँ मैग्नेट है, यहाँ पे करंट जा रहा है, उसके आसपास का एरिया। तो वहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे आपस में, या फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे आपस में, दे विल रिपेल। क्या करेंगे, वहां पर उनका रिपल्शन होगा। तो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रिपल्शन होगा। ये अट्रैक्ट भी करेंगे कब, जब प्लस और माइनस मिलेंगे या माइनस और प्लस मिलेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा होगा, यहां पे होगा अट्रैक्शन। इधर दे अट्रैक्ट और रिपेल, इट मींस दे एक्सर्ट फोर्स और एक्सपीरियंस फोर्स। समझ में आ रही बातें? रिपल्शन अट्रैक्शन होता है चार्ज पार्टिकल का। बहुत बढ़िया। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, चार्ज की एक प्रॉपर्टी हो गई, है ना। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। बहुत बढ़िया। एक और भी प्रॉपर्टी होती है, हाँ समझ लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है सर, क्या प्रॉपर्टी होती है पता है? अच्छा, चार्ज को आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहां पर प्रॉपर्टी लेता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, समझ लो। मैं यहां पर प्रॉपर्टी आपके लिए लिख देता हूं। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, एंड अनलाइक, समझो, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। चलो ये बातें समझ में आपको आ गई, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी बात है, चार्जेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। चार्ज को ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। एक और चीज, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है, इसको हम अलग से समझेंगे अभी। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब मेरी बात समझना अच्छे से, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड क्या होते हैं ये भी हम अब अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं कि चार्ज को तो हम मेजर कर सकते हैं ना, कितना चार्ज है। हाँ सर, मेजर कर सकते हैं। क्या कोई यूनिट है इसकी? हाँ, चार्ज का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ चार्ज, इधर स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू हम यूज करेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलॉम। कूलॉम होती है, इसको सी से हम डिनोट करते हैं। 5 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम। तो कूलम क्या होगी, चार्ज की यूनिट होगी। और इस चार्ज की जो सिंबल होगी दैट इज क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, जो भी यूज करना चाहें यूज कर लें। किसी बुक में स्मॉल क्यू, किसी जगह पे आपको कैपिटल क्यू मिलेगा। चार्ज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस रिपेल, चार्जेस अट्रैक्ट आल्सो। यहां तक चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी क्या है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है, इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। समझिए, मैं जो बता रहा हूं ना उसे अच्छे समझना। देखो, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड मैंने बोला है, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, देखिए जब चार्ज किसी बॉडी में ट्रांसफर होता है ना, तो वो बिल्कुल ही डिस्क्रीट में नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस। देखो कैसे, यूं नहीं जाएगा। अगर समझो, अगर कहीं चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। इस तरह से ट्रांसफर नहीं हो सकता। कैसे होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। किसके इंटीग्रल मल्टीपल में, वो भी समझेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि आप एक दुकान पर जाते हो, है ना, आप शॉप पे गए, मान लेते हैं मिठाई के शॉप पर गए। आपने क्या कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। दुकानदार ने कहा कि वो मिठाई तो देगा, पर उसके बाद जो डब्बा है ना, पैकेट्स 1 kg और 2 kg के ही हैं, 3 kg के ही हैं। तो इधर 1 kg दे सकता है, 2 kg दे सकता है, 3 kg दे सकता है, 4 kg दे सकता है। वो हाफ नहीं दे सकता आपको, उससे कम देगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप या तो 1 kg लोगे, 2 kg लोगे, 3 kg लोगे, 4 kg ले सकते हो, आप जितना चाहो मल्टीपल में ले सकते हो, इंटीजर के मल्टीपल में। यही चीज इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस भी कहता है कि वो चार्ज जब भी होगा ना बॉडी पर, एक बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, अगर एक बॉडी है इस पर टोटल चार्ज कितना होगा,
इस पर टोटल चार्ज एक्चुअल में कितना होगा या कितना उस पर चार्ज एक्वायर हो सकता है, दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लेते हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, आप मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। इट मींस कहा गया द चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल, टोटल चार्ज होंगे ना वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, इसका मतलब क्या है वो भी समझ में आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, देखिए जो टोटल चार्ज होता है, मेरी बात समझना, जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल एन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, समझ में आ गई बातें। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो n की वैल्यू होगी ना, दैट कुड बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, टू 1.5 2.5 3.5 1.2 रेशियो, इस तरह से नहीं हो सकता वो। मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। दूसरी बात ये है कि जो चार्ज हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ना, वो हमेशा n इंटू ई के बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कर दो। एक इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज होते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। तो वहां पर हमारे पास अगर आप वैल्यू देखो कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती कितनी है, कितनी होती है, तो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो सर इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर एक चीज और समझाता हूं, यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया कि सर n बराबर टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता करना हो तो n बराबर आप निकाल सकते हो, दैट इज q बाई ई, है ना। अगर इसकी वैल्यू पॉइंट में आ गई, अगर इसकी वैल्यू पॉइंट में आ गई तो ये पॉसिबल नहीं है, चार्ज, ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, जितना भी चार्ज गिवन होगा ना वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये चेक करने के लिए आता है। अगर इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से आ गई, 1000 100 मिलियंस जो भी वैल्यू आएगी, पॉइंट में नहीं आ रही है अगर, तो आपको ये, या रेशियो में नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यू चार्ज का पॉसिबल है। यहां तक समझ में आ गया आपको। चार्ज का फॉर्मूला ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चार्ज का Q इज इक्वल टू N इज द फॉर्मूला फॉर द चार्ज। इसका मतलब ही यही होता है कि जो टोटल चार्ज होगा हमेशा E टाइम्स होगा, ठीक है, इंटीजर के 1 2 3 कोई भी इंटीजर हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलो प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मुझसे पूछना। चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि हम इस चैप्टर में मूव करने वाले चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चार्ज होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है, और एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, चलिए अब हमारा चैप्टर का जो मेन पार्ट है दैट इज करंट, वो शुरू होता है। तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन समझ रहे थे सारी चीजें, है ना। करंट क्या है, देखो कभी भी हमारे पास कोई कंडक्टर है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है ना, आपके पास कोई कंडक्टर है, वेट अ सेकंड, चलो रुक जाओ, चलिए आपके पास बच्चा कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास, आप देख लो, या फिर यहां पर देख लो, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पास कर रहे हैं। यहां से एक वायर है, कंडक्टर है, उस वायर से, उस कंडक्टर से उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, वही आपका करंट देता है। बेसिकली दैट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। करंट कितना होगा, तो करंट को सिंपल सी भाषा में जो वर्ड्स में हम कहते हैं दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, रेट का मतलब कितने टाइम में, या फिर द चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो जब भी आप वर्ड यहां पर रेट देखो ना, इसका मतलब उसे टाइम से डिवाइड करना है। करंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आई से। तो आप करंट का फॉर्मूला पहले लिख लो। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज, मैंने लिखा है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज डिवाइड बाय टाइम। लेकिन ये जो करंट है ना, इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं आई से। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से,
टाइम को टी से। तो अब बता दो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास आ गया चार्ज का, करंट का, ठीक। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। लेकिन 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 फिर से देख लो जरा इसे, इसको थोड़ा सा अगर आप खोल कर समझो अच्छे से, तो क्या मैं Q को इस फॉर्मूले के बराबर नहीं लिख सकता? Q इज इक्वल टू एन ई। अगर मैं Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर लिख सकता हूं यहां पर, तो मैं लिख दूं क्या? N इंटू ई डिवाइड बाई टी। हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मतलब चार्ज का एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक और आ चुका है, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। और एन ई बाई टी आपको क्या है वो आपको पता ही है। चलिए ये भी समझ में आ गया। ये दोनों देख लो, लिख लो आप, है ना। ये फॉर्मूला है चार्ज का, ये फॉर्मूला चार्ज का है जो कि चार्ज के मैंने पुट किया और आपके पास आ गया। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली बात है, अगर आपको क्यू निकालना हो तो क्या आप निकाल पाओगे क्या? Q इज इक्वल टू आई टी, है ना। Q इज इक्वल टू आई टी, ये भी आ गया। कहां से आ गया? इस फॉर्मूले से। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। क्या आप करंट को मेजर कर पाओगे? कितना करंट फ्लो कर रहा है? हाँ सर मेजर कर पाएंगे ना। कैसे मेजर करोगे? कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या? बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट है। कोई यूनिट है क्या? हाँ सर इंस्ट्रूमेंट यूनिट भी है, जिस यूनिट में मेजर करते हैं। कौन सी यूनिट है? कौन सी यूनिट है? आइए देखिए, आइए समझ लेते हैं पहले इसको। हाँ देखिए, अगर आप एक सेकंड रुक जाओ बच्चा, सेकंड। हाँ चलिए देखिए, अगर आपको मैं यूं कहूं चार्जेस को मैं कूलॉम से मेजर करता हूं, चार्ज को तो मैं कूलॉम से मेजर करता हूं, टाइम को टी से मेजर करता हूं, तो कूलॉम पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? यूनिट क्या हो गई? कूलॉम पर सेकंड, यानी कि कूलॉम पर सेकंड। लेकिन इसे हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? इसकी जो एसआई यूनिट होती है करंट की, जो एसआई यूनिट होती है करंट मेजर करने की, दैट इज एम्पियर। दैट इज एम्पियर, एंट्री एम्पियर के नाम पे लिखा गया था। इसे डिनोट करते हैं लेटर ए से, डिनोट करते हैं लेटर ए से। चलिए समझ में आ गई बातें। एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। आपको ये याद रखना है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज एम्पियर। द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज एम्पियर, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझने वाली बात है। क्या सर इसे मेजर कर पाएंगे किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या? हाँ बिल्कुल, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दिस चार्ज आल्सो, द करंट आल्सो। द करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा जिससे मेजर करेंगे? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो? दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये बातें सारी आपको याद रखनी है फॉर्मूले के साथ। जो मैंने बातें बताई कि करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, इसका फॉर्मूला करंट का ये है। यहां से चार्ज का ही फॉर्मूला निकल सकता है, करंट का एक दूसरा फॉर्मूला। करंट क्या होता है? कितने समय में कितना चार्जेस आपको फ्लो कर रहा है, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। चलिए नोट कर लिया आप लोग, सब लोग नोट कर लीजिए। आई होप बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलो आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, है ना। मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है सब चीज? चलो देखो जरा क्या दे रखा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, गिवन क्या है और निकालना क्या है, बस और कुछ नहीं। और कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको। तो आपको गिवन क्या है वो तो पता होना चाहिए। हाँ सर पता होना चाहिए, तो जल्दी बता दो गिवन क्या है। यहां पर ये क्वेश्चन कर रहा हूं, दूसरा आप करना। गिवन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन निकालना है मुझे। क्या दे रखा है? 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब आपको क्यू 1 कूलम दे रखा है एंड यू हैव टू कैलकुलेट एन। लेकिन आपको ये पता है ना कि ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस 19 कूलम, है ना। तो फॉर्मूला जरा देखना, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस दैट इज q इज इक्वल टू एन ई, एंड इफ यू नीड टू कैलकुलेट एन, एन गिव्स q बाई ई, एन इज इक्वल टू Q बाई, और Q कितना है? 1 कूलम।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो ये जो पार्ट है सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, देखो -19 इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करो, 1 डिवाइड बाई 1.6 अलग कर लो, उसके बाद 19 इंटू जो पावर हमारे पास -19 है उसे अलग सॉल्व कर लो, मतलब आप इसे लिखोगे ना तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है 10⁻19। अब देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसे आप सॉल्व करो जरा कितना आएगा, अगर आप देखोगे तो ऊपर 10 चला जाएगा ना, और 1 डिवाइड बाई 16 6.25 समथिंग, ये आएगा 0.625, ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो डेसिमल तोड़ दो, डेसिमल को तोड़ने आता है, थोड़ा मैथमेटिक्स आपको तो समझना पड़ेगा इसमें। डेसिमल को तोड़ने का मतलब है ऊपर 10 कर दो और नीचे ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, है ना। अब वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू जो आएगा आपका दैट इज 0.625 इंटू 10⁻19, है ना, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसे थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू में लिखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक डेसिमल आगे करो, मतलब आप इधर लाने के लिए एक डेसिमल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मेरी बात समझना। अगर आपको ये डेसिमल एक डिजिट के बाद लाना है तो क्या करोगे, एक डेसिमल यहां पर एक 10 से मल्टीप्लाई, एक 10 से डिवाइड, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 6.28 इंटू 10⁻18, ये वैल्यू आपकी आ रही होगी। चलो ट्राई कर लो आप लोग, ठीक है समझ में आ रही बात है, अगर नहीं आ रहा तो करके देख लेना इसे कितना आ रहा है। अब ये सवाल मैं आपको समझाता हूं वो आप ट्राई करना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। An electric bulb draws a current of 0.25 एम्पियर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसने करंट ड्रॉ कितना किया है, करंट कितना ड्रॉ किया है 0.25 एम्पियर। अब यहां पर टाइम कितना दे रखा है, कितने समय तक के लिए किया है, टाइम इज गिवन 20 मिनट्स। अच्छा 20 मिनट्स को आप सेकंड में कर लो क्योंकि हमें इस यूनिट में रखना है, तो 20 मिनट का होता है 20 मिनट है, दैट इज 20 इंटू 60 यानी कि 1200 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों निकालना है, अगर आपने फॉर्मूला देखा हो, यहां से अच्छा दे रखा है, यहाँ पे करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, क्यू दे रखा है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो अभी जो हमने करवाया है दैट I इज इक्वल टू Q बाई टी, और Q इज इक्वल टू I इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, ये I है और ये T है, मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, टोटल Q आपके पास आ जाएगा। बस यही करना है आपको, ठीक है समझ गए, आगे बढ़े। ओके, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छे समझिएगा। अभी तक हमने करंट देख लिया, चार्ज देख लिया, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। इसके बाद एक दो टॉपिक और करके फिर आज का टॉपिक यहां पे खत्म करेंगे। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि उसकी कितनी क्षमता है, ताकत कितने पास है, कितना ज्यादा वो वर्क कर सकता है, उसके पास एनर्जी कितनी है, ऐसे ही हम पोटेंशियल समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि अगर सर्किट के अंदर दो जगह पे दो पॉइंट लेते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो जाने के बाद उसने कितना वर्क किया, कितना उसने काम किया, कितना एनर्जी लूज किया, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगर आप समझोगे तो हमेशा से, पहले मैं समझा देता हूं पर आपको समझ लीजिए, याद रखना कि हमेशा से जो फ्लो होता है किसी भी चीजों का वो हाई से लो की तरफ होता है ना, हाई से लो की तरफ होता है, उस पर हम आएंगे। पहले समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बैटरी से। तो अगर आपने बैटरी देखा हो, इफ यू वुड हैव सीन अ बैटरी, देखा ही होगा बैटरी आपने तो, है ना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमारे पास ये बैटरी है जिसपे एक, यहां पर देखा होगा बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर मैं इस बैटरी को ले जाकर सर्किट से जोड़ दूं, पूरा वायर वगैरह लगा दूं, तो क्या होगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, और ये केमिकल रिएक्शन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को काम कराएगा। मेरी बात समझो, देखो
अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से काम कराएगा। सपोज कि हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया है ना, यहां पर आपने यहां पे एक बल्ब लगा रखा है, यहां पे आपने एक बल्ब लगा रखा है। अब क्या होगा, जैसे ही यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली काम होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करना शुरू करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर गए, बट गए किसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से, सेल की वजह से। सेल ने क्या किया, पावर सप्लाई किया, एक एनर्जी दिया, किसको दिया, इस इलेक्ट्रॉन्स को दिया, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस पूरे वायर में मूव कर रहे हैं, कहां से, नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और बल्ब हमारा चल रहा है। लेकिन ये जब अच्छा ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये जा कैसे रहे हैं, ये मूव कैसे कर रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या इसमें मूव करने के लिए, कोई मूव करा रहा है क्या, एनर्जी तो है पर ये कैसे मूव कर रहा है, वो चीजें समझ लेते हैं। उसके बाद ये भी समझेंगे, जब ये मूव कर रहा है तो कुछ अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जब जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स हमारा, तो कुछ एनर्जी को भी लूज कर रहा है ना, वो भी समझते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझते हैं कि ये मूव कर कैसे रहा है। देखो किसी भी चीज को मूव करने के लिए क्या चाहिए, लेवल का डिफरेंस चाहिए। जैसे कि हमारे पास होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर फेंकोगे, अगर ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को हाइट पर फेंको तो क्या होगा, हम कहते हैं यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर क्या है, लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ जाता है, हाई से लो की तरफ नीचे गिर जाता है। पहला कॉन्सेप्ट, जब भी कभी कोई हीट का ट्रांसफर होता है ना, ये हॉट है, ये हमारा कोल्ड बॉडी है, तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉट टू कोल्ड बॉडी होगा। हम इसे कहते हैं क्या, कि ये जो हमारा बॉडी है वो ये हाई थर्मल पोटेंशियल पे था, हाई देखना थर्मल पोटेंशियल पे था, और ये क्या था, लो थर्मल पोटेंशियल पे था। इसका मतलब ये है कि ये दो ऑब्जेक्ट के बीच कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस था, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था। हाई से लो की तरफ वो हमेशा जा रहा था, ऊपर भी हाई से लो की तरफ जा रहा था। समझ में आ गया। तो करंट में भी यही होता है, हाई से लो की तरफ करंट हमारा फ्लो करता है। करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। ये समझ गया पूरी बातें। तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा, इसलिए वो करंट चार्जेस मूव करेगा। देखिए ना, आप पूछोगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो क्या आप बोल रहे हो करंट मूव कर रहा है, तो मतलब करंट भी ऐसे ही जा रहा होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, करंट का डायरेक्शन कुछ और है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ और है। वो हम सब आगे समझेंगे कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट के अंदर में क्या हमने मान रखा है। अभी इतना समझ लो कि जो चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, अब जो बेसिकली जो मूव कर रहे हैं हमारे चार्जेस, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने शुरू से पॉजिटिव को मान के ही पूरे सर्किट्स वगैरह को ड्रॉ किया था। हमने पढ़ा था पॉजिटिव, जब हमने साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स का खोज नहीं हुआ था, बाद में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा, पहले ही हमने ये माना साइंटिस्ट ने कि पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है वही मूव करते हैं और उसकी वजह से ही करंट होता है। तो अभी मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बताऊंगा वो पॉजिटिव चार्ज मान के आप समझोगे, ये इलेक्ट्रॉन मानकर आप नहीं समझोगे। अब ये बस मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो अगर किसी सर्किट में देखो, अगर किसी सर्किट के अंदर में, ठीक है, अगर हमारी बैटरी है, अगर प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, अगर प्रोटॉन मूव कर रहा है, टक 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 टक, प्रोटॉन मूव कर रहा है, पॉजिटिव वाला मूव कर रहा है, तो कुछ वर्क डन करेगा। ये मूव क्यों कर रहा है मैंने बता दिया है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे होते हैं। जो पॉजिटिव वाला है ये है हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल क्या होते हैं, हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव वाला होता है क्या होता है, लो पोटेंशियल। नेगेटिव वाला पॉइंट होता है लो पोटेंशियल, पॉजिटिव एंड होता है हमारा हाई पोटेंशियल। तो जो करंट फ्लो कर रहा है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, है ना, पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन भी यही है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। तो जब चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे तो उन्होंने कुछ एनर्जी भी खर्च की होगी, कुछ वर्क डन किया होगा, फिर वो अपना एनर्जी लूज करते हैं, फिर यहां पे आते हैं, फिर से जब यहां पर आते हैं तो फिर क्या होता है, फिर से चार्ज उनको मिल जाता है, एनर्जी मिल जाती है। कौन देता है, बैटरी देता है। फिर से वो मूव करना शुरू करते हैं, फिर एनर्जी लूज करते हैं, फिर आते हैं, बैटरी उनको रिचार्ज करता है, जब तक केमिकल रिएक्शन बैटरी के अंदर हो रहा है। एक बार पूरा केमिकल रिएक्शन खत्म, केमिकल खत्म, बैटरी भी डिस्चार्ज। तो जब ये मूव कर रहे होते हैं चार्ज, याद रखना मैं पॉजिटिव मान के समझा रहा हूं अभी, तो कुछ वर्क डन करते हैं। तो जो अगर हम यूं समझ लें कि किसी एक इनफाइनाइट किसी पॉइंट से एक किसी पॉइंट पर जाने में जो वर्क डन उसने किया चार्ज ने, वो हमारा पोटेंशियल होगा उसका किसी इनफाइनाइट पोजीशन से।
लेकिन अगर दो पॉइंट को मैं ले लूं, दो पॉइंट को ले लूं, इस दो पॉइंट को ले लूं, इस यहां से यहां जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जाने में जितना उसने एनर्जी खर्च किया वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इतनी माने बातें आपको जो समझाई हैं वो सिर्फ समझने के लिए है आपको। अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल को हम सिंपल सा बोलेंगे कि द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैं फिर से बता रहा हूं, पॉजिटिव मान के यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point, in इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर वही चीज आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोलना हो, अगर वही चीजें आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। आप सिंपल सा बोल दोगे द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फिर से बता रहा हूं, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो आपने वर्क डन किया। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने यही भी तो बताया है कि जब चार्जेस मूव कर रहा होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यूनिट पॉजिटिव मान के समझा रहा हूं क्योंकि हमारा कन्वेंशनल पॉजिटिव वाला चार्ज ही होता है, तो कुछ ये वर्क डन करेगा, कुछ एनर्जी लूज करेगा, वो कितना होगा वो हम पता करते हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। जितना ज्यादा यहां पर कहते हैं इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है यहां पर, और आते आते यहां पर एनर्जी खत्म हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वही तो हम कह सकते हैं कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है ऑब्जेक्ट का। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि अगर यहां पे ज्यादा एनर्जी, यहां पे बहुत कम एनर्जी है, तो चार्जेस बहुत ज्यादा मूव करेंगे, अच्छे से मूव कर पाएंगे। तो हाई से लो की तरफ यहां पे मूवमेंट हो रहा है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। लेकिन और भी कुछ समझना है कि हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं V या डी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस को या तो आप PD लिखो या फिर आप V लिखो, दोनों सही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क टू मूव अ चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। अगर फॉर्मूला देखो तो इसे हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क W बाई क्यू। ये जो फॉर्मूला आपके पास है ये क्या है? ये फॉर्मूला आपके पास किसका है? देखो जरा, एक सेकंड। हाँ, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया चार्ज का, ये वर्क डन का, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। अब इसकी यूनिट भी होती है क्या? हाँ, इसकी ऐसा यूनिट भी है, इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। अब इसे भी डिनोट करते हैं V से, वोल्टेज, वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा जाता है, इसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। और इसे मेजर करते हैं किससे? समझ लो, मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। पूरी बात क्लियर हो गई, पूरी चीजें समझ में आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल, कितना वर्क डन किया एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में, कितना वर्क डन हुआ, कितना खर्च हुआ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट यहां VA है, यहां पर B है, यहां पर इसकी पोटेंशियल VA है, इसकी पोटेंशियल VB है। तो जरा बताओ कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो अगर आपको यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि PD निकालना है, तो आप क्या करोगे? VB माइनस V, दो पॉइंट का यहां पे पोटेंशियल का माइनस निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो, एक पोटेंशियल दूसरे पोटेंशियल से। सिंपल में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वहां पर उसके पास वर्क डन कितना करने की क्षमता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लोगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। देखो, करंट का जो डायरेक्शन होता है, हमने शुरू से माना था कि करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी वायर में, समझो मेरी बात को, अगर किसी वायर में देखिए, अगर किसी वायर में चार्ज का फ्लो हो रहा होगा और ये हमारा पॉजिटिव एंड है, ये हमारा नेगेटिव एंड है, तो जो करंट फ्लो करता है ना वो कहां जाएगा? प्रोटॉन की वजह से फ्लो कर रहा है, तो करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल।
मेरी बात समझना है इसको, कहां जाएगा ये, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा कौन, करंट। लेकिन बाद में ये पता लगा कि नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो हमने क्या किया, अपने सुविधा के लिए इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, हमने बोला कि ठीक है हम ऐसा करते हैं, करंट को उसी डायरेक्शन में रखेंगे जो हमने मान के रखा है कन्वेंशनल, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो हम ये बोल देंगे कि द फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट होता है, तो हमने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया करंट के, हमने वही रख दिया पॉजिटिव से निगेटिव ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमारा किधर होगा, इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ यहां पर अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव और करंट यहां पर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव एंड करंट यहां पर, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव। समझ में आ गई बात है। लेकिन एक बात और आपको समझना है यहां पर कि ये जो पॉइंट है, इस पॉजिटिव को भी कॉल इट हाई पोटेंशियल एंड निगेटिव को कहता हूं मैं लो पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, करंट हमारा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है करंट हमेशा। इसीलिए मैंने प्रोटॉन मान के ही आपको डेफिनेशन समझाया, और वही आपको डेफिनेशन याद भी रखना है प्रोटॉन्स मान के, कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आ गई बातें इतनी। याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होगा, तभी एक ऑब्जेक्ट का फ्लो होता है, किसी भी एनर्जी का फ्लो होता है, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, उन सब में हाई से लो की तरफ ही फ्लो होगा। ये सिंपल सा वैसा ही है जैसे पानी का फ्लो होना, पानी का लेवल अगर बराबर कर दोगे, है ना, तो फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे ही पानी का लेवल ज्यादा, तो ज्यादा से नीचे की तरफ आपको बहुत आसानी से पानी फ्लो करेगा। वैसे ही करंट का होता है, वैसे ही चार्ज का होता है। तो करंट का फ्लो करता है जब व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड व्हिच बेसिकली पार्ट क्रिएट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज सेल और बैटरी। सेल या बैटरी ही आपके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस और क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। वो गैप कौन करता है, सेल और बैटरी। और सेल और बैटरी करने से होता क्या है कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो चार्ज का स्मूथ फ्लो होना होगा। जैसे ही बराबर हो जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो फ्लो तो बंद हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है। समझ गए? ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है, एक क्लोज्ड पाथ है। आपके पास सिंपल सा एक ऐसा पाथ जिसमें कि सारे डिवाइसेस मौजूद हो और हमारा जो अप्लायंस है वो वर्क करे, तो उसके लिए क्लोज्ड पाथ। जैसे ही अगर ब्रेक कर दोगे पाथ को तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो हम क्या क्या इसमें डालेंगे, हम डालेंगे बच्चा एक बैटरी जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, हम डालेंगे एक समझ सिंपलेस्ट फॉर्म में एक बल्ब, एक स्विच डाल देंगे, यहां पर एक स्विच डाल दीजिएगा और बस इतना ही काफी है, और वायर। लेकिन इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं क्या? हाँ। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट इज द क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट व्हिच इज ड्रॉन यूजिंग सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। यहां पर सिंबल याद रखना है, जो सेल होते हैं, बैटरी होता है, उनका इस तरह का सिंबल, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा। जो बड़ा डंडा होगा इसे हम कहेंगे प्लस, या ये छोटा वाला माइनस। ये एक सेल है। अगर बहुत सारा सेल बनाना हो एक साथ तो क्या करोगे, बड़ा छोटा बनाओ, फिर जोड़ करके बड़ा छोटा, फिर छोटे वाले को बड़े वाले को नहीं जोड़ना है, छोटे को बड़े से ऐड करना है, छोटे को बड़े से ऐड करना है, छोटे को इस तरह से। समझ गए? ये क्या बन रहा है? ये आपका बन गया पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बैटरी है, इसमें 3 सेल 4 सेल आपके अंदर दिखने जाएंगे। तो सेल और बैटरी क्या है, सेल और बैटरी क्या है, यहां देखो, सेल और बैटरी। एक सेल होगा, सिंगल होगा तो बहुत ज्यादा होगा सेल, तो हम कहेंगे उसे बैटरी, नंबर ऑफ सेल। वायर को तो सिंपल सा हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर वायर का ज्वाइंट है तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अच्छा देखो, ये होता है रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो पार्ट है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है। इसी तरह से अगर आपको दिखाना हो मेजर करने वाला एम्मीटर, तो एम्मीटर को कैसे दिखाओगे? ये बनाकर, ये एम्मीटर हो गया। अगर वोल्ट मीटर को दिखाना है जिससे कि वोल्टेज नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये यूं हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अच्छा, स्विच दिखाना हो, देख लो, स्विच 2 तरीके से दिखता है। ये अगर है तो इसका मतलब हो गया स्विच ओपन है, ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे इसके सटा दोगे, इसे टच करा दोगे ना, ये हो जाएगा क्लोज्ड स्विच, और क्लोज्ड स्विच में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है।
है ना। और इसे हम यूं भी दिखा सकते हैं, देखो इस तरह से भी दिखा सकते हैं क्लोज्ड एंड ओपन स्विच को। ये हमारा क्लोज स्विच है, ये ओपन स्विच है। बल्ब सिंपल सा होता है, गैल्वेनोमीटर। जैसे जैसे आप बनाओगे ना सर्किट डायग्राम, आपको समझ में आने लगेगा। तो एक सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम बना के देखें, एक सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम बना के देखें। हाँ चलिए बना के देखते हैं। देखो हमारे पास एक बैटरी, ठीक है, इसे हमने वायर से कनेक्ट किया, यहां पर हमने लगा दिया एक बल्ब, ठीक है, बल्ब लगा दिया। उसके बाद में बल्ब ऐसे बना सकते हो और सिंपल सा बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहां पे हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, इसके अंदर भी एक अलग से भी रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। यहां पर हमने लगा दिया सीरीज में एमीटर को, ठीक है। चलिए यहां पे हमने रख दिया स्विच को। अब स्विच क्लोज है तो ये बल्ब भी जलेगा। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। देख लो सिंपल सा सर्किट डायग्राम मैंने यहां पर बना के दिखाया है। बल्ब है, एमीटर है, स्विच है, सेल है और वहां पर करंट है, वायर जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही रहने दें आज के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हम शुरुआत करेंगे वो ओम्स लॉ वगैरह देखेंगे और भी इसके बारे में जो भी टॉपिक है, रेजिस्टेंस वगैरह सब अच्छे से समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा आप एक बार देख लें, मुझसे पूछें आप कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा तो वहां पर रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से चीजों को एक एक करके सीखेंगे और जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम्स में आपके आते हैं क्वेश्चन, वो भी यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आप एंजॉय करें, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें। जो भी प्रॉब्लम होगा आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ के। अगर आप आईसीएससी और सीबीएसई किसी भी ग्रेड में हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बहुत से इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको लेक्चर के साथ साथ मिलता रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर टाइम, थैंक यू एवरीवन, बाय।